Hey Papa, call me back. Hey Mama, call me back. I don't want to stay in the Air Force now. Hey Papa, call me back. Hey Mama, call me back. I don't want to stay in the Air Force now. और ऐसा गाना सुना के सब हंसते रहे, मौज करते रहे। 2004 में एक फिल्म आई थी जिसमें हीरो अमेरिका से हिंदुस्तान वापस आ जाता है और वहीं के गांव में रहकर उनके अपलिफ्टमेंट का प्रण करता है। पर क्या ये असल ज़िंदगी में सच में पॉसिबल है? कोई अपनी ल्यूक्रेटिव लाइफस्टाइल छोड़कर अपने गांव की तरफ वापस आएगा? हाँ, पॉसिबल है। आज हम मिलेंगे डॉक्टर ओपी यादव जी से, जिन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई एयरफोर्स में रहते हुए करी और फिर अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाने के लिए अपनी मिट्टी को वापस लौटाए ताकि वो समाज के लिए कुछ कर सकें। आइए सुनते हैं डॉक्टर ओपी यादव जी से आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल तक का सफ़र। सर, जितना हम जानते हैं आपकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, तो आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ ब्रीफ में हमें बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। My father was he was employed in Punjab Police, and I passed my matriculation in 1960. 60 के बाद फिर मैं कॉलेज में चला गया, and I was appointed as a teacher on ad hoc basis in 1960. I'm sorry, 1962. मैं 15 दिन की अपनी तनख्वाह लेने के लिए महेंद्रगढ़ आ गया और वहाँ मुझे नवभारत टाइम्स में हवाबाजों की भर्ती दिल्ली में, and I immediately rushed to Delhi. I was recruited in Air Force and I was asked to join Air Force Training Center at Bangalore on 19th of September 1962. When was your first posting to the unit? 22nd of October चाइनीज ने हमारे देश पे आक्रमण कर दिया and our trainings were reduced and we were sent to our different units. I was posted at 20 wing Bagdogra, which is near to Siliguri. Where were you posted during War of 71 with Pakistan? I was posted at Agra in 1971 और आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर हमारे पास हैवी बॉम्बर्स थे, कैनबराज एयरक्राफ्ट थे जो हैवी बॉम्बर थे उस समय हमारे पास। हमारे क्रॉस रनवे हुआ करता था बिकॉज हैवी बॉम्बर्स के लिए लंबा रनवे चाहिए उड़ने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए। तो उन्होंने सेंटर में एक बॉम्ब डाला, रनवे जो है टूट गया था एंड द पायलट्स वर आस्क्ड नॉट टू फ्लाई। लेकिन एक सरदार जी, स्क्वाड लीडर संधू, 6 फुट 4 इंच का, he went to the track, asked us to load the aircraft. वो कहने लगा, सर आप कहाँ उड़ पाएंगे? Don't worry boys, I'm not going to stop myself. मैंने पाकिस्तान के सरगोधा को आज बम्बार्डमेंट करनी है। आप ऑफिसर का आदेश था। हमारे बच्चों ने, हमारे मैन ने एयरक्राफ्ट को लोड कर दिया बम से। And you won't believe, he took off in a very wonderful manner. और सरगोधा को बुरी तरह से बम्बार्डमेंट कर दिया। He came by. He parked the aircraft and he went to the officer commanding. He said, you could court martial. I was not in the position to control because the Pakistani bastards have attacked us. खून में जोश था, सरदारों का लड़का था, नौजवान था। So what was the most memorable moment of Bangladesh Liberation War for you? A moment
विच हैज नेवर हैपेंड इन द इंटायर वर्ल्ड। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। We liberated Bangladesh from Pakistan, but then how did we lose Kashmir? We lost at the table. शिमला में जो एग्रीमेंट हुआ, शिमला में जो समझौता हुआ, उसमें हम वापिस आ गए। हमारी फौजें इस चौगिल कनाल को पार करके पाकिस्तान तक चली गई थी, लेकिन पॉलिटिकल टेबल पर हमने सब कुछ वापिस कर दिया। दैट वाज द प्रॉपर टाइम। उससे एक प्रॉपर टाइम था कि हम हमारे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम उनके साथ ले सकते थे। उसको हमने बहुत बुरा महसूस किया, लड़ते रहे, मरते रहे और टेबल के ऊपर जाके हम हार गए। Why was Sam Manekshaw is said to be the greatest field marshal? वो एक बहुत उच्च कोटि के वॉरियर थे और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने जवानों को जितना प्यार करते थे इतना प्यार किसी और ने नहीं दिया। और जो उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज थी, जहां चले गए वहां अगर उन्होंने ये कह दिया कि इतने आदमियों ने ये करना है तो करेंगे अपने जज्बे के साथ। सर, वॉर पे जाते वक्त कितना डर लगता है? वार में जाता हमें तो डर तो लगने की कोई बात नहीं, हम तो खुशी खुशी जाया करते हैं, एंजॉय करते जाते हैं। वार में बहुत अच्छा माहौल होता है। उस समय हमें अपने पेरेंट्स की, हमारे बच्चों की कोई याद नहीं आती। केवल एंड केवल एक अर्जुन वाली आंख होती है कि हमने दुश्मन को हराना है। आई रिमेंबर कि हमें न कभी लंच मिलता था न कभी डिनर मिलता था, कुछ थोड़े बहुत चावल मिला करते थे अलॉन्ग विद दाल और सांभर, बट वी आर वेरी हैप्पी, खुश थे। इस देश के लिए हमें जज्बा था, इस देश के लिए लड़ने का जज्बा था और हमने दुनिया को करके दिखा दिया था। सर, आपके हिसाब से क्या डिफेंस ट्रेनिंग पोस्ट स्कूल मैंडेटरी कर देनी चाहिए? अमेरिका की तरह कंपलसरी कर देनी चाहिए डिफेंस सर्विसेज में। हर नौजवान का जो 2 साल के लिए आए, 3 साल के लिए आए, उसके रीजन है। हम बेईमान नहीं हैं, हमारे खून में बेईमानी नहीं है, हम एक अच्छे सिटीजन्स हैं। हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और अगर हमारे नौजवानों को एनसीसी के साथ साथ अगर कंपलसरी डिफेंस सर्विसेज में 5 साल के लिए या 7 साल के लिए उनको मौका देना चाहिए, ताकि देश प्रेम की भावना जागृत होगी। बेईमानी जो चल रही है उसको ख़त्म कर दी जाएगी। एयरफोर्स में रहते हुए आपने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी कुछ अचीव किया, इसकी जर्नी क्या थी? मैंने 15 साल एयरफोर्स में नौकरी की और ये बताना चाहता हूँ, आई ज्वाइंड एज ए only after passing my BA Part 1 and 15 साल के उस पीरियड में एयरफोर्स में रहते हुए मैंने लॉ की, मैंने एमए की, मैंने दूसरी एमए की, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद चंडीगढ़ में मैंने कॉलेज चलाया। आपका अपनी मातृभूमि से एक अटूट रिश्ता है, इस बात को आप कैसे सम अप करना चाहेंगे? मुझे फ़ख्र है कि मैं कनाडा जैसी मातृभूमि में पैदा हुआ, जहाँ वीर पैदा होते हैं, जहाँ सूरवीर पैदा होते हैं, जहाँ लड़ाके पैदा होते हैं, जहाँ देशभक्त पैदा होते हैं। लॉ करने के बाद आप किसी भी बड़े शहर में रह के प्रैक्टिस कर सकते थे, तो फिर आप अपने गांव वापस क्यों आ गए? मैं चाह रहा था कि मैं चंडीगढ़ की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूं, लेकिन मेरे मन में एक बात थी, क्यों ना अपने यहाँ जाकर हम अपने गरीब साथियों का, अपने गरीब भाइयों का, अपने उन लोगों का क्यों ना हम जाके सेवा करें। एंड आई शिफ्टेड टू माई होम टाउन
And I started a school in 98, 99 was the first session with just 135 students. हमने इतनी मेहनत की. As on today, I have 13 schools and 7 colleges, including a veterinary medical college. आपके पिताजी किसान थे, तो आपके मन में स्कूल खोलने का विचार कैसे आया? मेरे बड़ा बेटा जो है, दिल्ली में उनके इन-लॉज के पास 4 स्कूल अच्छे, बहुत ऊंचे स्कूल्स हैं. हमने फिर विचार किया, क्योंकि एजुकेशनली वी वर वेरी बैकवर्ड. विचार आया, क्यों न हम अपने इलाके को देखिए. एजुकेशन इज द ओनली वे. एजुकेशन केवल एक रास्ता है जिसमें कोई देश, जिसमें कोई स्टेट और जिसमें कोई जातियां अपने आप को ऊपर उठा सकती है. सर, व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टू द यंग जनरेशन? 80 साल का हो गया मैं. आई एम 100% श्योर, मुझे तसल्ली है कि मेरे नौजवान बच्चे इस देश को सुरक्षित रखेंगे. ये देश इनके हाथों में सुरक्षित है. तो ये थे डॉक्टर ओपी यादव. आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एजुकेशन की दुनिया में जो लेगेसी वो पीछे छोड़ के चले गए हैं, वो कई सदियों तक देश के लिए पढ़े लिखे नौजवान तैयार करती रहेगी. हम ऐसे अनसंग इंडियन को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दशकों पहले ही आने वाली सदियों के लिए नींव रख दी थी. और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारी ईमेल आईडी पर मेल कीजिए. इस अनसंग स्टोरी को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. और ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद.